हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। वर्षा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलता है, मैं उसमें अपना 100% देती हूँ और उसका 2 गुना प्रॉफिट ला कर देती हूँ कंपनी को। वैशाली वर्षा के बात को सुनते हुए धीरे से महक के कान में बोले, हमरे घर में बस एक बड़का भैया जैसे लड़के की कमी थी, वो भी आ गई। अब पता नहीं घर का क्या होगा। महक वैशाली की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही रहेगा। आखिर में मृत्युंजय निर्जला की तरफ देखते हुए बोला, मॉम मुझे आपको कुछ बताना था। मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हुए राजेंद्र जी बोले, जय। मृत्युंजय राजेंद्र जी के बात बोला, सही समय आने पर चीज़ों के सामने ले आना चाहिए। निर्जला मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, मतलब ये मॉम के विकल्प सारंग नहीं है, बल्कि राजन परिवार का बेटा है। जिस वक्त हैदराबाद में अपने मेरे भाई को जन्म दिया था, वो मरा हुआ पैदा हुआ था। आपकी हालत क्रिटिकल थी, जिस कारण अधिराज अंकल ने अपने दुश्मनों से विकल्प को बचाने के लिए आपकी गोदी में डाल दिया। तो जितना हक आपका है उतना ही हक राजन परिवार का है विकल्प पर। मृत्युंजय ने जवाब दिया। मृत्युंजय की पूरी बात सुन निर्जला राजेंद्र जी की तरफ देखते हुए, मृत्युंजय मुझे हर्ट करने के लिए सब कह रहा है ना? बोलिए नहीं। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। राजेंद्र जी निर्जला का हाथ को पकड़ते हुए बोले, जय बिल्कुल सही कह रहा है, आपको ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। निर्जला विकल्प के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इससे पाला हूँ, इसके हर कमी को गुण और मैंने अपनाया है। कोई भी आकर कह देगा कि मेरा बच्चा मैं दे दूँगी, ऐसा नहीं होगा। विकल्प निर्जला के हाथ पर हाथ रखते हुए, मॉम मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, आप रोना बंद करो वरना मैं भी रो दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती। वर्षा उसकी तरफ देखकर एक नज़र देखने के बाद फिर से कॉफ़ी पीने लगती है। राजेंद्र जी उन दोनों को रोता हुआ देखकर बोले, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम सभी थे हमेशा से वैसे ही रहेंगे। विप्लव राजेंद्र जी की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, बड़े पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हमेशा से हमारे ब्रदर रहोगे। कशिश उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, हाँ 5 पांडवों की सेना। मीरा कशिश को घूरते हुए, तुम हर बार ऐसा क्यों कहते हो मुझे? कशिश मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपने भाई से पूछो। मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले वहाँ पर शेखर जी और नीरू आ जाते। सुधांशु मिंकू को महक के गोद से लेकर शेखर जी के गोद में देते हुए बोला, पापा देखिए मेरा भांजा और आपका नाती। सुधांशु के बाद पर शेखर जी बच्चे की तरफ देखते हैं और उसके गाल को छूते हुए कहते हैं, आपका स्वागत है राजकुमार, आंखें खोलिए। लेकिन मिंकू आंखें नहीं खोलता, जिस पर नीरू मिंकू के हाथ पर छूते हुए शेखर जी से कहते, कोई बात नहीं, कितना प्यारा है, बिल्कुल मृत्युंजय की तरह दिखता है। नहीं नहीं, सुधांशु नीरू की बात को सुनकर बोला, माँ मिंकू सिर्फ जीजे को बेटा नहीं है, जीजे का बेटा नहीं है, दीदी का भी है। हाँ तो उसकी नाक उसकी तरह है ना, बाकी चेहरा तो बिल्कुल मृत्युंजय की तरह, नीरू ने कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देख कर बोला, शाले साहब कितना भी पापड़ बेल लो, मेरी औलाद मेरी तरह ही रहेगा। सुधांशु चिढ़ भरी नज़रों से मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद मुंह बना लेता है तो नीरू डोरी में के पास जाकर अपने हाथों में पकड़े बॉक्स से 2 चांदी के चूड़ी निकाल कर उसके हाथ में पहनाते हुए, ये हमारी तरफ से। डोरी में, जो कि अपने अग्रणी आंखों से सब लोगों को देख रही थी, जोर जोर से हाथ को बचाने लगती है, जिस पर चूड़ी में लगे झुंझुने बनने लगे। उसकी खुशी को देखकर हुए सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। वहीं झुंझुने की आवाज़ को सुनकर मिंकू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। सुधांशु जो कि डोरी में को देख रहा था, मिंकू की आंखें खोलता हुआ देखकर खुश होते हुए, देखो ये आंखें खोल रहा है। सभी लोग मिंकू की तरफ देखने लगे, लेकिन उसकी आंखों को देखने के बाद मृत्युंजय के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वहीं सुधांशु का मुंह बन जाता है, क्योंकि मिंकू की आंखें बिल्कुल मृत्युंजय की तरफ प्योर ब्लू थी। मिंकू की बड़ी बड़ी ब्लू आंखें, गाने भूरे बाल, हल्के गुलाबी गाल और उसके आई लेसेस काफ़ी बड़े थे, जिसे झपकते हुए सब लोगों को देख रहा था। अमृत मिंकू को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, मृत्युंजय मैंने हमारी बचपन की फ़ोटो देखी, तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। जिसे सुनकर शोभित बोला, मृत्युंजय भाई ऐसे नहीं दिखते थे, बल्कि मिंकू मृत्युंजय भाई जैसा दिख रहा है। कुछ भी बोलते रहते हो यार। महक मिंकू के हाथ को पकड़ते हुए बोले, मैं आपकी माँ हूँ। मिंकू महक के बात पर हल्का तिरछा मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर सुधांशु मृत्युंजय को घूरने लगता है, क्योंकि उसकी मुस्कान बिल्कुल मृत्युंजय की तरह थी। आखिर में मृत्युंजय अपनी जुबान खोलते हुए, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। 2 दिन बाद मैंने नामकरण का प्रोग्राम रखा है, जहाँ पर तीनों बच्चों का नाम रखा जाएगा। डिस्चार्ज के पेपर मैंने रेडी कर दी है, इसलिए घर चले। विप्लव व्हील चेयर से जल्दी जल्दी उठते बोले, मुझे भी जाना है। बॉबी विप्लव की जल्दबाजी पर बोले, अरे पहले ठीक तो हो जाओ। बॉबी के बाद फिर विप्लव अपने मसल्स दिखाते बोले, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ कैसे रहूँगा अकेले।
शोभित विप्लव की बात सुनकर, और अगर तुम्हारी हड्डी ठीक से नहीं जुड़ी तो तुम्हें ही दिक्कत होगी, इसलिए 2 दिन हॉस्पिटल में रुक जाओ। विप्लव पीताम्बर की तरफ देखते हुए बोला, यार डैड आप तो कुछ कहो, कल घर में नामकरण का फंक्शन है, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बगैर हो जाएगा क्या? मैं जाऊँगा। जिसे सुनकर पीताम्बर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, जय वापी नहीं कह रहा है, उसे भी ले चलते हैं। मृत्युंजय 2 मिनट विप्लव को देखने के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पीताम्बर अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मैं अपनी औलाद को संभाल लूँगा। रचना पीताम्बर की बात सुनकर बोली, क्या मतलब? क्या मैं कभी उसकी मदद नहीं करती हूँ? आप हमेशा मुझे नीचा दिखाते। पीताम्बर रचना की बात बोले, अच्छा ठीक है, गुस्सा करना बंद करो, तुम ज़्यादा उसकी देखभाल करती हो। रचना पीताम्बर की बात पर अपना सिर हिला देती है और सभी लोग साथ में सारंग बिल्ला के लिए निकल जाते हैं। इधर सारंग बिल्ला में दोपहर का वक्त जब उनकी गाड़ी आकर पार्किंग में रुकती है तो दिन में ही आतिशबाजियां होने लगती हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गाड़ी से बाहर आते हैं। मृत्युंजय ने मिंकू को अपनी गोद में ले रखा था, दूसरे हाथ से महक के हाथ को पकड़ रखा था। कशिश डोरी में को अपनी गोद में लेकर नीचे आता है और वैशाली अमृत साथ में आते हैं। वैशाली अमृत को संभाल रही थी कि विकल्प विप्लव को संभालते हुए गाड़ी से बाहर उतरता है। विप्लव एंट्रेंस की तरफ देखता है जहां पर वैदिक, शिवांश, दीप, दीपांजलि, ज्योति, रिया, अनमोल, रुद्र, फलक, चार्ली, राघव और उसके साथ में आरती खड़े हुए थे। विप्लव उन सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, यार तुम लोग बड़े गजब हो, और बाकी का प्लान कहाँ है? अदिति थाली में आलता लाते हुए बोले, अरे मैं ला रही हूँ ना। मृत्युंजय लोगों को घूरते हुए बोले, ये सब क्या तमाशा लगा कर रखा है तुम लोगों ने? सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, आप अपना मुंह बंद करके रखो ना, ये हम लोगों की तरफ से बच्चों की ग्रैंड वेलकम है, आपका वेलकम नहीं कर रहा है हम लोग। विप्लव विकल्प से दूर होकर डोरी में के पास आकाशीष की तरफ देखते हुए बोले, मुझे इसके पैरों का छाप अपने स्पोर्ट्स बाइक पर लेना है, इसलिए मेरी हेल्प करो। कशिश विप्लव के बाद पर अपना सिर हिलाते हुए डोरी में को लेकर विप्लव के स्पोर्ट्स बाइक जो कि वहीं पर ही खड़ी थी लेकर जाता है और उसके विप्लव अपने एक हाथ से उसके पैरों को आलते में डुबाकर अपने स्पोर्ट्स बाइक के सामने जो उसके खाली जगह बनवा कर रखी थी वहाँ पर छाप देता है। उसके बाद वैदिक मिट्टी के फ्रेम को लेकर आता है और मिंकू के पैर को पकड़कर उसमें छाप देता है और विप्लव की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो। विप्लव एक हाथ से उसे फ्रेम को पकड़ने के बाद शेख की तरफ देखते हुए बोला, शेख भाई आप इसे अच्छे से फ्रेम करवा कर सुखा कर लिया ना, मैं इसे अपने बेडरूम में लगाऊंगा। मृत्युंजय विप्लव के बाद बोले, तुम क्या कर रहे हो बापी? विप्लव डोरी में और मिंकू की तरफ इशारा कर रहे हो, इनकी वेलकम कर रहा हूँ और देखो इनको पैरों के छाप कितने सुंदर लग रहे हैं। विप्लव के एक्सप्लेन पर सभी लोग अपना सिर हिला देते और निर्जला अंदर जाकर रचना के साथ बच्चों की आरती उतारते हुए उन लोगों का वेलकम करती है। रचना बहुत सारे नोट उठाकर मिंकू का नज़र उतारती है और उसे सर्वेंट की तरफ बढ़ा देती है। फिर एक बार नोट उठाकर डोरी में का नज़र उतारने के बाद सर्वेंट की तरफ बढ़ाकर कहती है, गरीबों को दान कर दो। सर्वेंट अपना सिर हिला देते हैं तो मृत्युंजय मिंकू को निर्जला की गोद में देते हुए कहता है, मुझे काम है, आप लोग इसे संभालो। निर्जला मिंकू को पकड़कर अपना सिर हिला देती है तो मृत्युंजय अमृत और डेविड की तरफ देखते हुए स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। अमृत और डेविड उसके पीछे स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहीं आरती दोनों बच्चों को टकटकी लगाकर देख रही थी, जिसे देखते हुए अदिति आरती से बोली, क्या हुआ, तुमने कभी बच्चे नहीं देखे क्या? आरती अदिति की बात पर, मैंने बच्चे बहुत देखे लेकिन इतनी सुंदर नहीं देखे। आरती के बाद पर अदिति कन्फ्यूज होकर बोली, लेकिन एक मिनट, तुम राघव भैया के साथ आई थी ना, तुम कौन हो? आरती अदिति की बात पर चुप हो जाती है, जिस पर अदिति जोर से राघव से कहती, राघव भैया क्या ये आपकी बहन है? विप्लव अदिति की बात पर आरती के सामने आया, उसे गौर से देखने के बाद नहीं तो मुझे जहाँ तक पता है राघव भैया के कोई बहन नहीं, ये कौन है? फिर राघव को देखते हुए, आपकी गर्लफ्रेंड है? राघव फंस चुका था, सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। राघव सब लोगों को जलती नज़र को खुद पर महसूस कर जल्दी से बोला, मेरी बीवी है। विप्लव आंखें बड़ी बड़ी कर आरती को देखते हुए राघव से बोला, क्या ये आपकी वाइफ है? इतनी सुंदर आपको इतनी छोटी लड़की कहाँ से मिली? चार्ली विप्लव के बाद पर उसका साथ देते बोले, मैंने भी यही पूछा था, इससे कहता है मेरी बीवी है, तमीज़ से बात करो। अब क्या पूछ भी नहीं सकता आदमी की, इतनी सुंदर कच्ची कली कहाँ से मिली? चार्ली की बात पर राघव उसे 2 मिनट घूरने के बाद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, कुछ दिन पहले जब मैं फंक्शन में गया था तो पता चला मॉम ने मेरा ही रिश्ता इसके साथ तय कर दिया, इसलिए शादी करनी पड़ी। ये कहते हुए राघव नजरें चुराने लगता है क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। वही विप्लव आरती की तरफ अपना हाथ बढ़ाते, हेलो, मेरा नाम विप्लव सारंग और मैं इस घर की शांति हूँ। मेरा मतलब अशांत करने वाली शांति हूँ और सब मुझे प्यार से वापी कहते हैं। तुम भी प्यार से मुझे वापी कह सकती हो, मेरी प्यारी छोटी बहन। आरती विप्लव के बाद पर अपने दोनों हाथ जोड़ती बोली, नमस्ते, मेरा नाम आरती राठौर है।
विप्लव अपनी उंगली नहीं नहीं में हिलाते हुए, पहले था और अब तुम्हारा नाम आरती राघव राव है। विप्लव के बाद पर आरती अपना सिर हिला देती है। तभी चार्ली दौड़ते हुए आ जाता है और सीधा विप्लव के पैरों से लिपट जाता है, जिस पर विप्लव जमीन पर बैठकर उसे चूमते हुए कहता है, मेरा बच्चा, पापा को मिस किया। चार्ली विप्लव के बाद पर जोर से भौंकता है, जिस कारण बच्चे रोने लगते हैं। बच्चों को रोने की आवाज़ सुन चार्ली के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो चुपचाप सिर उठाकर कशिश और निर्जला की तरफ देखने लगता है। विप्लव चार्ली की तरफ देखते हुए अपने होठों पर उंगली रखकर बोला, चार्ली, तुम्हारे नए भाई और बहन आए हैं, लेकिन तुम चिल्लाना मत, वरना वो लोग रोना शुरू कर देंगे। ओके, मैं बाय। चार्ली अपना पूंछ हिलाकर वहीं पर बैठ जाता है। वहीं चार्ली का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसे किसी ने 3-4 थप्पड़ मार दिए हो। वो फलक की तरफ देखते हुए बोला, तुम इस कुत्ते की बात कर रही थी? फलक अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, इसका नाम चार्ली है, इसलिए मैं तुम्हें इसके साथ कंपेयर करती थी। विप्लव मिंकू के मोजे और डोरेमी के ओढ़े कपड़े को लाकर चार्ली को स्मेल करवाते हुए बोला, ये रहे तुम्हारे भाई और बहन, जिनके साथ तुम्हें प्यार से रहना है। विप्लव के बाद पर चार्ली उन कपड़ों को स्निप करने लगता है, फिर कशिश और निर्जला की तरफ फिर से देखने, जिस पर विप्लव निर्जला की तरफ देखते हुए कहता है, बड़ी माँ, मेरा चार्ली मिंकू को देखना चाहता है। निर्जला सोफे पर जाकर बैठ जाती है तो चार्ली थोड़ा सा दूरी बनाकर मिंकू को देखने लगता है। मिंकू अपनी नीलू आंखें से चार्ली को देखे जा रहा, जिस पर चार्ली खुशी से कूदने लगता है। सभी लोग उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं तो रचना महक की तरफ देखकर कहती है, महक, मिंकू को ले जाओ। फिर विप्लव की तरफ देखते हुए, और विप्लव, कल ये चार्ली बेडरूम से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कल मेहमान आएंगे। विप्लव रचना की बात पर चार्ली की तरफ देखते हुए, चार्ली, चलो हम बेडरूम में चलते हैं। चार्ली विप्लव के पास मिंकू की तरफ देखते हुए उसके साथ साथ चला जाता। चार्ली की ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी कि उसे सिंपल भाषा में कुछ भी करने पर तुरंत उस चीज़ को करता था, चाहे उसका मन हो या ना हो। और विप्लव के इंस्ट्रक्शंस को सुनकर वो उसके पीछे बेडरूम की तरफ चला जाता है। बाकी सब लोग वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं, क्योंकि दोपहर की लंच का वक्त हो गया था और शेफ ने खाना बना दिया था। स्टडी रूम में अमृत, डेविड और दीप मृत्युंजय के सामने खड़े हुए थे। मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए, तुम कहाँ गए थे जहाँ से तुम्हें उस यशवी ने उठा लिया था? अमृत मृत्युंजय के सवाल पर बोला, वीर के चाचा जी कुछ तमाशा कर रहे थे, इसी बारे में एसपी ने मुझे कॉल करके बुलाया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो ये सब प्लान कर रहा है। मृत्युंजय अमृत की बात पर बोला, उसकी लाश नहीं मिली है और मुझे लगता है कि वो ज़रूर वापस आएगा। डेविड मृत्युंजय की बात पर बोला, लेकिन हमारे इंट्रोडक्शन के अनुसार पता चला है कि वो जंगली जानवरों से भरा हुआ है और उसकी बॉडी से खून बह रहा था। जरूर जानवर उसे खा गए होंगे। मृत्युंजय गहरी सांस भरकर बोला, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए, क्योंकि अब इस घर में 2 नन्हे जान आ चुके हैं। डेविड मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, लेकिन मुझे आपका जेट चाहिए था। मृत्युंजय डेविड की बात पर आंखें चढ़ाते, क्यों, ऐसी कौन सी जगह पर जा रहे हो जो तुम्हें जेट चाहिए? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, अरे अब मैं भी रिलेशनशिप वाला आदमी हूँ, अपनी बंदी को घुमाने लेकर जाना पड़ता है ना। तुम्हारी बंदी ऐसे किस राज की प्रिंस है जिसे गाड़ी के बजाय जेट चाहिए जेट पर जाने के लिए? मृत्युंजय ने आंखें छोटी कर, जिसे देखकर डेविड नाराजगी से, अरे यार, मुझे भी शादी करनी है, जिंदगी भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर तो नहीं रह सकता ना, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज वाला मैरिज प्रपोजल दे रहा हूँ। आप सब भी रहोगे वहाँ पर, इसलिए मुझे आपका जेट चाहिए। अमृत डेविड की बात सुनकर मृत्युंजय की तरफ देखते रहे, ये पक्का हम लोगों का घर तुड़वाना चाहता है, क्योंकि औरतों की फितरत ऐसी होती है ना कि वो लड़का कर रहा है तो तुम मेरे लिए ये क्यों नहीं कर सकते? और हम लोगों ने तो आज तक अपनी वालियों को एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दिया, जबकि अब वो हमारे बच्चे की माँ है। मृत्युंजय अमृत के साथ देते हुए बोला, बिल्कुल सही। जब उस बेवकूफ़ रुद्र ने केरल में अपनी वाली को शादी के लिए प्रपोज किया था, तब महक मुझसे बात नहीं कर रहे थे, यह कहकर कि मैं आज तक उसे एक रिंग नहीं पहनी। उन दोनों की बात सुनकर डेविड फ्रस्ट्रेट होकर बोला, आप लोग कंजूस हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपनी बंदी को प्रपोज कर रहा हूँ तो भी आप लोगों को जलन हो रही है? कैसे जलनखोर आदमी हो यार आप लोग, जबकि मैं आप लोगों के हर एक काम में मदद कर, फिर भी आप लोग मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते। दीप डेविड की बात पर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरा जेट ले जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगा और मेरी वाइफ मुझसे शिकायत भी नहीं करेगी। दीप की बात पर मृत्युंजय से घूरते बोले, मेरे आदमी को अपने साइड करना चाहते हो? कोई ज़रूरत नहीं, मैं दे दूंगा, और इससे मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, लेकर चला जाएगा ना। डेविड मृत्युंजय की बात पर भागकर उसके पास जा उसे कस कर गले लगाते हुए, बॉस, अब दुनिया का सबसे अच्छे बॉस हो यार, बहुत प्यार आता है मुझे आप पर। ये कहते हुए डेविड मृत्युंजय के गाल पर एक पप्पी ले लेता है। मृत्युंजय डेविड को धक्का देते हुए बोला, छी, दूर रहो मुझसे।
मुझे तुम्हारी ये घिनौनी हरकत बिल्कुल नहीं पसंद। हर वक्त औरतों की तरह चिपकते रहते हो। डेविड मृत्युंजय के नाक पर मुंह बनाते हुए बोले, मैडम जब किस करती होगी तब उन्हें कैसे ऐसा नहीं रहते होंगे तो तुम तो मेरी बीवी हो गया जो मैं तुम्हें भी अपने आप को चूमने दूँ। मृत्युंजय ने परखते हुए कहा। जिसे देख डेविड जाते हुए बोले, ठीक है कल मिलते हैं, बाय। इतना कहकर डेविड वहां से भाग जाता है। उसे जाता हुआ देखने के बाद मृत्युंजय गहरी सांस लेकर दीप की तरफ देखता है तो दीप हंसने लगता है। जिसे देख मृत्युंजय का मुंह बन जाता है। इधर मित्तल एंड चावला हाउस में दोपहर का समय था। नित्या लंच बना रहे थे कि बाहर एक बुगाटी आकर रुकती है, जिसके ड्राइविंग सीट से तकरीबन 55 साल की एक औरत बाहर आती है। उसने बिजनेस क्लॉथ्स पहन रखे थे और काफ़ी अदा के साथ चलते हुए अंदर आती है। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक 55 साल की औरत है, बल्कि वो दिखने में सिर्फ 40 साल की ही लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज ही था जो उसके सक्सेस को चीख चीख कर बयान कर रहा था। उसके पीछे रोल्स रॉयस आकर रुकती है, जिसमें से चित्रांग और आरोही बाहर आते। चित्रांग उस औरत को देखकर बोला, हेलो आंटी। वो औरत चित्रांग की बात पर सिर्फ अपना सिर हिलाकर अंदर जाते हुए बोली, करण कहाँ है? चित्रांग उसके बात सुन जल्दी से बोला, मैंने उसे मैसेज कर दिया था आप आ रही हो, तो उसने कहा कि वो ऑफिस से निकल चुका है। वो औरत अपना सिर हिलाकर आरोही की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोही उनकी बात सुनकर बोली, मॉम जस्ट चिल डाउन, मैं अपना सारा काम पूरा करके यहाँ आई हूँ। वो औरत बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए अंदर की तरफ चली जाती है और करण की एसयूवी आकर भी रुकती है और वो भागते हुए अंदर आता है। करण अंदर जाकर उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, मॉम। तो हेलो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए